गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी तक के लेक्चर में हमने सीखा है कि एल्कीन का बेसिक इंट्रोडक्शन आपने जाना है, एल्कीन के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बारे में आपने जाना है कि एल्कीन को बनाने की कौन कौन सी विधियां हो सकती है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन, यानी एल्कीन की रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरह से होती है वो हम देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो एल्कीन जो होता है ना, एल्कीन मैंने आपको बताया था कि एल्कीन एक डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में रखने वाला कंपाउंड है, और जिसमें भी मैंने टाइप्स ऑफ रिएक्शन जब मैं आपको पढ़ा रहा था ना उस टाइम पे मैंने बताया था कि जिसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड अवेलेबल होता है, जिसमें भी कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड अवेलेबल होता है, उसमें योगात्मक अभिक्रिया होती है, उसमें एडिशन रिएक्शन होती है। क्योंकि डबल बॉन्ड होने से वो पाई बॉन्ड को ब्रेक करके इजीली एक एक वैलेंसी को कम कर लेगा और वहां पे कोई एक एक एटम आकर के कनेक्ट हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि जो एल्कीन है क्या वो एक एडिशन रिएक्शन देने वाला यौगिक है? यस, ये एक योगात्मक अभिक्रिया दे सकता है या देता है। क्यों देता है वो? क्योंकि एल्कीन के केस में कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड अवेलेबल होता है, और आप देखिए कि ये पाई बॉन्ड जब ब्रेक हो जाएगा तो एक तरफ नेगेटिव बनेगा और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। और अगर इसकी रिएक्शन इस तरह की रिएजेंट से कराएं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है, और एडिशन रिएक्शन के थ्रू, योगात्मक अभिक्रिया के थ्रू, ये एक कार्बन जो नेगेटिव बना है उस पे इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा, जिस पे पॉजिटिव हो उस पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूं कि जो इसका आंसर बनेगा तो इस कार्बन पे जिस पे नेगेटिव बनने वाला है इस पे ये इलेक्ट्रोफाइल आ जाता है और इस पे ये न्यूक्लियोफाइल आ जाता है। तो ये तो एक जनरल फंडा हुआ कि एडिशन रिएक्शन इस तरह से होती है, लेकिन हम जानते हैं कि इसको जानने के लिए जो मैकेनिज्म इसका रहा होगा वो किस तरह का रहा होगा, तो वो हम उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं कि वो जो ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल बारी बारी से एल्कीन के पाई बॉन्ड को तोड़ के उस कार्बन पे ऐड हुए हैं, तो इनके ऐड होने का जो मैकेनिज्म है, इनके ऐड होने की जो क्रियाविधि है वो कैसी रही होगी। तो इनकी जो मैकेनिज्म होती है वो दो प्रकार की मैकेनिज्म होती है। ये किस तरह से ऐड हुए हैं वो दो प्रकार से ऐड होते हैं। एक क्लासिकल कार्बोकटाइन मैकेनिज्म, इसको सीसी प्लस मैकेनिज्म भी बोलते हैं, क्लासिकल कार्बोकटाइन मैकेनिज्म। एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन मैकेनिज्म, नॉन क्लासिकल एनसीसी प्लस भी उसको हम बोलते हैं। सबसे पहले डील करते हैं क्लासिकल कार्बोकटाइन मैकेनिज्म क्या है। तो क्लासिकल कार्बोकटाइन मैकेनिज्म में कोई एल्कीन होता है और एल्कीन की रिएक्शन हम एक इस तरह के रिएजेंट से करवाते हैं, एल्कीन की रिएक्शन हम इस तरह के रिएजेंट से करवाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है। एल्कीन की रिएक्शन इस तरह से रिएजेंट से होती है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो क्लासिकल कार्बोकटाइन मैकेनिज्म में पहले पाई बॉन्ड ब्रेक होता है। आपको तो पता है कि पाई बॉन्ड जहां ब्रेक होना है उधर की तरफ नेगेटिव आ जाना है और जिधर इलेक्ट्रॉन कमी हो रही है वहां पे पॉजिटिव आ जाना है। तो फिर क्या करता है ये जो नेगेटिव बनता है तो सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल आरडीएस स्टेट में अटैक करता है, और इलेक्ट्रोफाइल अटैक करके ही कुछ इस तरह का एक फिनोमेनन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कार्बोकटाइन मैकेनिज्म, इसको सीसी प्लस मैकेनिज्म के नाम से भी जानते हैं। एक होता है नॉन क्लासिकल मैकेनिज्म, नॉन क्लासिकल कार्बोकटाइन मैकेनिज्म, उसको एनसीसी प्लस बोलते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लासिकल कार्बोकटाइन मैकेनिज्म। क्या होता है इसका? देखो कोई एल्कीन होता है, एल्कीन की रिएक्शन एक इस तरह की रिएजेंट से करवाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी उपस्थित होता है और उसमें न्यूक्लियोफाइल भी अवेलेबल होता है। यानी एल्कीन की रिएक्शन एक इस तरह के रिएजेंट से करवाना होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी है और न्यूक्लियोफाइल भी है। तो सबसे पहले क्या होता है, एल्कीन का ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है। आपको तो पता है कि एडिशन रिएक्शन के लिए पाई बॉन्ड का ब्रेक होना बड़ा जरूरी है। जैसे ही पाई बॉन्ड ब्रेक होता है तो इस तरफ क्या बनेगा साहब, इस तरफ नेगेटिव बनेगा और इस तरफ क्या बनेगा, इस तरफ पॉजिटिव बनेगा। तो ये जो नेगेटिव होता है ना, सबसे पहले ये इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ता है। देखो कायदे से इलेक्ट्रोफाइल उधर की तरफ जा रहा है, लेकिन एरो मैंने इधर की तरफ बनाया कि ये इधर से इधर आ रहा है। क्यों भाई इलेक्ट्रोफाइल उधर जा रहा है लेकिन एरो मैंने उधर से इधर बनाया। उसका कारण ये होता है कि ये एक रूल है ऑर्गेनिक का कि जिधर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है ना, एरो हमेशा उस साइड में बनाया जाता है। जिधर इलेक्ट्रॉन चढ़ रहे होते हैं एरो उस साइड में ही बनाया, उसे दिशा आप बनाए। ठीक है, तो
सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक हो गया तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना हुआ है साथ, और सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इस कार्बन पे कौन ऐड हो चुका है, इस कार्बन पे एक इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो चुका है, ठीक है। तो अब ये एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि कार्बोकेटाइन है, कार्बोकेटाइन इज इंटरमीडिएट, और इसमें इट में रीअरेंज आल्सो, ठीक है ना, ये रीअरेंजमेंट भी कर सकता है, और ये इंटरमीडिएट मध्यवर्ती जो बना है वो कार्बोकेटाइन बना है तो पुनर्विन्यास में हो सकता है, ठीक है। और अब इसमें क्या होता है, अब अच्छा ये पहला स्टेप स्लो स्टेट होता है एक्चुअली, और अब फास्ट स्टेट में, अब फास्ट स्टेट में कौन आता है सर, फास्ट स्टेट में आता है न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल फास्ट स्टेट में आके ये NO माइनस उस प्लस के साथ बॉन्ड बनाता है, और फाइनली ये बनता है NO, और यहां पे बनता है एक इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से ये प्रोडक्ट बनता है, आगे अल्टीमेट प्रोडक्ट तो वही है, लेकिन मैकेनिज्म क्या रहा होगा, मैकेनिज्म में सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया होगा स्लो स्टेट में, वही RDS भी है, कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट बना होगा, फिर फास्ट स्टेट में न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ होगा, और अल्टीमेट प्रोडक्ट बना होगा। दूसरी मैकेनिज्म की हम बात करते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, और क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में कंप्लीट कार्बोकेटाइन बनता है, ठीक है, यानी यहां रीअरेंजमेंट भी होता है। तो एक होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म, इसको क्या बोलेंगे साहब, इसको बोलते हैं NCC प्लस मैकेनिज्म, ठीक है ना, NCC प्लस। इसमें क्या होता है, इसमें होता ये है कि कोई एल्कीन होता है, ठीक है, एल्कीन की रिएक्शन एक इस तरह की रिएजेंट से करवाते हैं जिसमें इलेक्ट्रोफाइल भी होता है और न्यूक्लियोफाइल भी होता है, यानी इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों अवेलेबल, और फाइनली सबसे पहले ये पाई बॉन्ड ब्रेक करता है, और पाई बॉन्ड ब्रेक करते ही ये जो नेगेटिव बनेगा वो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेगा, तो इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ते ही इसमें इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा, आप देखें यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ चुका है, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, इस तरह का कंपाउंड बना है, और ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, और ये एक्चुअली बनता नहीं है, ये केवल बताया जाता है कि ऐसा बना होगा, और नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म केवल वही कंपाउंड देते हैं जिनमें इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता है जिसमें लोन पेयर होता है, यानी सर हमें पता कैसे चलेगा कब क्लासिकल कब नॉन क्लासिकल, तो उसके लिए फंडा है कि एक इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल हो, जिस इलेक्ट्रोफाइल में लोन पेयर अवेलेबल हो तो वो देता है नॉन क्लासिकल, और जिसमें लोन पेयर अवेलेबल नहीं है वो क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को शो करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, ये सबसे पहला स्टेप तो वही है जो कि स्टार्टिंग वाला था, और अब यहाँ पे क्या होता है, ये जो लोन पेयर होता है ना, ये लोन पेयर इस पॉजिटिव को कोऑर्डिनेट कर देता है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, और जैसे ये डबल बॉन्ड मतलब लोन पेयर कोऑर्डिनेट करेगा तो फाइनली ये इस तरह का कंपाउंड बनेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। बोलो क्यों इसमें पॉजिटिव आया, क्योंकि इसने अपना लोन पेयर डोनेट किया है पॉजिटिव को स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, पॉजिटिव ने ये सब प्लांट किया, ठीक है, और ये इसका इंटरमीडिएट होता है। इसमें क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में एक फ्री कार्बोकेटाइन एक इंटरमीडिएट की फॉर्म में बनता है, जबकि इसमें साइक्लिक कैटाइन यहां बनता है। जरूरी नहीं है कार्बोकेटाइन हो, कोई भी कैटाइन हो सकता है, चाहे वो कार्बन पे हो या नॉन कार्बन एटम पे। और उसके बाद में लास्ट में फास्ट स्टेट में न्यूक्लियोफाइल एंटर करता है, और न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पे आएगा जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल बनता है, जनरली उस कार्बन का टेक करता है, और इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कनेक्ट हो गया और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो गया, इस तरह से बनता है ये प्रोडक्ट। अब हम स्टार्ट करने जो जा रहे हैं एल्कीन पे, ये तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन है जो हम बारी बारी से यूज करने वाले हैं, दोनों मैकेनिज्म हम फॉलो करेंगे, ठीक है। अपने सिलेबस में दोनों मैकेनिज्म है, एक क्लासिकल और एक नॉन क्लासिकल। क्लासिकल में तो फ्रीली कार्बोकेटाइन बनता है जहां पुनर्विन्यास हो सकता है, रीअरेंजमेंट हो सकता है। नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म में एक साइक्लिक कैटाइन बनता है और फास्ट स्टेट में बाद में न्यूक्लियोफाइल आता है। तो आप देखें कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म जो होता है वो वही रिएजेंट देते हैं जिनमें इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल होता है, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर होता है, ठीक है ना। अब हम देखो एल्कीन पे 4 एडिशन पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ HX, सबसे पहले हम HX डील करने वाले हैं। सेकंड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ H2। थर्ड नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ H
OX, और फोर्थ नंबर पे पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ H2। ठीक है, ये 4 रिएक्शन एल्कीन की हमें पढ़नी है, 4 एडिशन हमें पढ़ने हैं अपने सिलेबस में है। ठीक है, इनमें से ये जो 2 स्टेप है स्टार्टिंग वाले, ये तो जाते हैं CC प्लस मैकेनिज्म से, क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, और जो ये लास्ट वाली 2 है ये जाती है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाली एडिशन ऑफ HX और एडिशन ऑफ H2 ये तो जाएंगे क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से, इस मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, और जो एडिशन ऑफ HOX और एडिशन ऑफ X2 है ये नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म से जाएंगे। कैसे होता है इनमें क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म और कैसे नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन मैकेनिज्म होता है, हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नंबर 1, एडिशन ऑफ HX। ध्यान से समझना भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, ये 12th में भी आएगा, और अभी रिसेंटली अगर आपको 12th की वीडियो मिल रही होगी तो उसमें हेलो एल्केन की बनाने के जो मेथड्स है ना उसमें ही आएगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि हम वहां भी इसको डील करने वाले हैं, और यहां भी मैं इसको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो आप देखेंगे, देखो जो एल्कीन होता है ना, ध्यान से समझना प्लीज ना, थोड़ा सा फोकस रहना है इसमें। मैं कोई एग्जांपल लेता हूं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड देन CH2, ये प्रोपीन है, एक्चुअली इसका आयोटिक नेम प्रोपीन है। ठीक है, प्रोपीन ऑन रिएक्शन विद HX की जगह मैं HCl ले लेता हूं, कोई एग्जांपल लेके मैं बात कर रहा हूं, तो HX की जगह मैंने HCl ले लिया है। ठीक है, और CCl4 यहां सॉल्वेंट भी लिखा होगा, तो जो इसका प्रोडक्ट बनता है ना बाबू जी, प्रोडक्ट इसका बनता है CH3 CH, यहां पे Cl आ जाएगा और यहां पे CH3, इट इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपको ये जानना है कि ये प्रोडक्ट कैसे बना। ठीक है ना, हम कैसे बना सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स को, अगर हमें कोई रिएक्शन पूछी जाए। ध्यान से सुनना मैकेनिज्म, जब देखो भाई, सबसे पहला जो स्टेप होता है ना उसमें ये होता है कि जो एल्कीन है, मैं फिर से कह रहा हूं कि पूरी ऑर्गेनिक में एक रिएक्शन जो है पूरे ऑर्गेनिक में काम आने वाले, बारी से ये एक मैकेनिज्म काम आने वाला है। ऑर्गेनिक में मैं मुश्किल से कहूंगा 15 से 20 टाइप के मैकेनिज्म, इसके अलावा कोई नया मैकेनिज्म नहीं आने वाला, वही बारी से रिपीट होने वाला है। तो आप एक बार ढंग से समझ ले तो काम हो जाएगा। ठीक है ना, चलो सुनो, तो जब इसकी रिएक्शन HX से करवाए, माने मैं HCl से ले रहा हूं। ठीक है ना, आप मुझे ये बताओ कि एल्कीन एक इलेक्ट्रोफाइल होता है या न्यूक्लियोफाइल होता है? सबसे पहला काम ये बताओ, एल्कीन एक इलेक्ट्रोफाइल है या एल्कीन एक न्यूक्लियोफाइल है? बोलो। आपको याद है न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी नंबर जो 3 होती थी, न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी नंबर 3, कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड उपस्थित होता है, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन, ये जो तीनों होते थे ना, ये किसकी कैटेगरी में रखे जाते थे? एल्कीन, एल्काइन और जो बेंजीन होता है ये न्यूक्लियोफाइल की कैटेगरी नंबर 3 में रखे जाते थे। तो हम कहेंगे कि जो प्रोपीन है ये एक न्यूक्लियोफाइल, प्रोपीन अगर एक न्यूक्लियोफाइल है तो इसमें HCl भी अवेलेबल है, तो यहाँ पे H+ भी उपस्थित है और Cl- भी उपस्थित है। और H+ जो होता है ना वो क्या होता है सर? वो होता है इलेक्ट्रोफाइल, और जो Cl- होता है ना ये क्या होता है? ये होता है न्यूक्लियोफाइल। यानी इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों अवेलेबल है, और इसमें एल्कीन जो है वो खुद ही न्यूक्लियोफाइल है। आप मुझे इतना बताओ कि जो न्यूक्लियोफाइल है उसकी रिएक्शन पहले किससे होती है, इलेक्ट्रोफाइल से या न्यूक्लियोफाइल से? देखो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल से अट्रैक्ट होगा, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल से अट्रैक्ट होगा। ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन कर रहा है, ना, हमेशा ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करता है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन करता है। तो ध्यान दें, एल्कीन जो है जिसमें कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड अवेलेबल है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। तो इसमें पहली स्टेप में कौन अटैक करने वाला है, इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? बोलो। तो हम कहेंगे कि पहली स्टेप में इसमें इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, क्योंकि ये खुद एक न्यूक्लियोफाइल है। तो आप बताएंगे ये इलेक्ट्रोफाइल H+ है, यानी पहली स्टेप में इसमें H+ ऐड होने वाला है, H+ का अटैक होने वाला है। अब ये जो पाई बॉन्ड है ये दो तरह से ब्रेक कर सकता है, अगर ये यूं जाए और एक ये यूं है।
आप मुझे बताओ, आपके दिमाग में ये भी तो आ सकता था ना कि सर बॉन्ड को तोड़ना ही है तो दो तरह से तोड़ दो, एक समांतरी खंडन, एक विसमांतरी खंडन, एक होमोलैटिक क्लीवेज, एक हेटेरोलैटिक क्लीवेज। तो आपको ये कैसे पता चला कि इसमें हेटेरोलैटिक ही तोड़ना, होमोलैटिक क्लीवेज तो नहीं? तो उसके लिए कारण सुनो कि यहाँ पे पहली स्टेप में कौन आगे जुड़ेगा? H+। ये क्लियर हो गया ना ढंग से कि H+ क्यों? क्योंकि ये एल्कीन खुद क्या है? बोलो यार, ऐसे मजा नहीं आएगा। एल्कीन खुद क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो पहले स्टेप में कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कौन है? H+। तो प्लस को तो माइनस ही तलाश देगी ना भाई। प्लस किसके प्लस अटैक करेगा तो उसको क्या, कोई तो लालच होना चाहिए। प्लस को हमेशा किसका लालच रहेगा? माइनस का। पल्ले ही पड़ रही बात। तो मुझे बताओ, H+ अटैक करेगा तो इसको यहाँ पे क्या चाहिए? माइनस चाहिए। और माइनस कब बनता है? समांतरी खंडन में या विषमांतरी खंडन? विषमांतरी खंडन में बनता है। और विषमांतरी खंडन में क्या माइनस ही बनता है? नहीं, उसके साथ साथ प्लस भी बनता है। ठीक है, आपको तो पता है कि हेटेरोलैटिक क्लीवेज में कार्बोकेटाइन भी बनता है एज वेल एज कार्बोनाइल भी बनता है। ठीक है, लेकिन होमोलैटिक क्लीवेज क्यों नहीं? क्योंकि वहां पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो उससे क्या होता है? तो पॉजिटिव फ्री रेडिकल दोनों इलेक्ट्रोफाइल हो जाते हैं, रिएक्शन पॉसिबल नहीं। पहले बड़ी बात। तो आप मुझे बताएं कि जो एल्कीन है वो एक न्यूक्लियोफाइल है। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल आएगा और जैसे ही ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? नेगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा और यहाँ पे इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो फाइनली आप देखोगे ना बाबा जी, इधर देखिए आप, फाइनली यहाँ पे बन जाएगा CH+। पहले बड़ी बात। और इस CH3 हो जाएगा। बोलो क्यों CH3 हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे H+ चिपक चुका है। अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हम एडिशन किसका पढ़ रहे थे? आप मुझे बताओ। हम एडिशन पढ़ रहे थे HCl। अभी तक केवल कौन ऐड हुआ है? केवल हुआ है H+। क्यों? Cl- अभी तक क्यों नहीं हो पाया? फर्स्ट स्टेप में उसका रोल क्यों नहीं था? क्योंकि साहब जो Cl- है वो न्यूक्लियोफाइल है, एल्कीन भी न्यूक्लियोफाइल, इसलिए वो रिएक्शन नहीं किया। तो पहले स्टेप में कौन आ गया? H+। और ये जो कार्बोकेटाइन होता है ना, यहाँ पे क्या करना है साहब? यहाँ पे एक कार्बोकेटाइन होता है और जो कार्बोकेटाइन होता है वही इस रिएक्शन का क्या होता है? इंटरमीडिएट होता है, मध्यवर्ती होता है। क्या कार्बोकेटाइन जब बनता है तो क्या रीअरेंजमेंट की संभावना भी होती है? सर ये रीअरेंजमेंट क्या होता है? उसके लिए YouTube पे जो वीडियो अवेलेबल है, एल्काइल हैलाइड के नाम से एक वीडियो अवेलेबल है YouTube पे, जिसमें रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन के बारे में मैंने डिटेल से स्टडी करवाया। तो आप अगर इसमें रीअरेंजमेंट के मामले में थोड़ा कंफ्यूजिंग था हो ही हो, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा नहीं है इसको, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार YouTube पे जो वीडियो अवेलेबल है वहां पे जाएं और इस वीडियो को पूरा देखें, उसका नोट्स बनाएं और फिर वापस इसको पढ़ें। ठीक है, क्योंकि वो 12th में फिर से काम आने वाला और मैं आपको अलग से ये टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि वो वहां अवेलेबल है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो जो रीअरेंजमेंट होता है ना, वो भी यहाँ पॉसिबल है। मैंने कहा कि इसमें होना है, वो कब होना है कब नहीं होना है वो तो आप वहां वीडियो में देखिए। ठीक है, जब स्टेबिलिटी बढ़ती है ना हर स्टेज में, तभी रीअरेंजमेंट होता है। खैर, और इसमें जो कार्बोकेटाइन के बनने वाला जो फर्स्ट स्टेप है ना, यही स्लो स्टेप होता है। फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, तो ये RDS भी है। व्हाट इज RDS? तो RDS का मतलब होता है रेट डिटरमाइंड स्टेट, वेग निर्धारक पद बोलते हैं इसको। वह स्टेट जिससे हम अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं, वो होता है वेग निर्धारित पद, वेग निर्धारक पद। ठीक है, और अब मुझे बताओ, हम HCl का एडिशन कर रहे थे, लेकिन अभी तक केवल H+ का ही जुड़ाव हो पाया, H+ ही जुड़ पाया, Cl- नहीं जुड़ पाया। क्योंकि Cl- एक न्यूक्लियोफाइल, इसलिए नहीं जुड़ पाया। लेकिन आप मुझे बताओ, जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, मतलब जो इंटरमीडिएट बना है, क्या इंटरमीडिएट एक इलेक्ट्रोफाइल है? ये सब क्या ये कार्बोकेटाइन बना है जो बीच में इंटरमीडिएट मध्यवर्ती जो बना है? और क्या ये जो मध्यवर्ती है ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें ही है? क्योंकि इसमें तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो आप जरा बताएं, ये क्या जो इलेक्ट्रोफाइल बना है, तो क्या अब इसमें न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो सकता है? यस, अब तो हो गई भाई। और अब यहाँ पे कौन आएगा? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कौन है? Cl-, और ये फास्ट स्टेट में एंटर होता है और यहाँ पे बनाता है CH3, CH, और यहाँ पे कौन आ गया? CH3। इट इज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो पहले बड़ी बात, सबसे पहले आपने क्या करना है? एल्कीन लिखना है। एल्कीन का पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोकेटाइन बनाना है। कार्बोकेटाइन की रीअरेंजमेंट की संभावना हो तो वो भी करवाएं, उसके बाद में जाके Cl- को अटैक करना। आपके दिमाग में ऐसा ना होगा ना, सर ये कौन इधर ब्रेक क्यों नहीं हुआ, उधर की तरफ क्यों हो गया, इधर भी तो जा सकता था।
उसके लिए कहानी सुनो। जैसे ही ये बॉन्ड इधर आता तो क्या पॉजिटिव यहां पे बनता, तो जो इंटरमीडिएट अभी 2 डिग्री बनाया है वही इंटरमीडिएट उसके बाद में 1 डिग्री आ रहा होगा। यू नो वेरी वेल दैट 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकेटाइन because 2 degree carbonate having 6 alpha in case of this, or 1 degree carbonate is having 2 alpha. So more hyperconjugation, more alpha, more stability. ठीक है? So 2 degree carbonate more stable than 1 degree carbonate. तो आप कहोगे कि सर जो 2 degree carbonate है वही बनाना है, अगर 1 degree बनाना पड़े तो हम 2 degree की तरफ जाएंगे, क्योंकि 2 degree carbonate स्पाइक ज्यादा होता है। तो आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड इधर की तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बनता और इधर की जाने से यहाँ पे पॉजिटिव बना, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव बना है, यहाँ पे जो पॉजिटिव बना है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, एक दो पॉइंट लिखेंगे अपने, हम की पॉइंट लिखेंगे भाई इसके लिए। आप एक बार जरा गौर से देखेंगे रिएक्शंस को, और प्लीज आप एक बार नोट्स को भी बनाएं। अच्छा, नोट्स को भी बनाना था क्या सर? ठीक है ना? हाँ, तो इधर देख लो एक बार। देखो ये जो रिएक्शन है ना, आप मुझे इतना बताओ, क्या ये एडिशन रिएक्शन है, क्या ये योगात्मक अभिक्रिया है? क्यों? क्योंकि देखो पाई बॉन्ड टूटा है और HCl जाकर के जुड़ा है। भाई किसी यौगिक से परमाणु केवल जाकर के जुड़ रहे हैं तो उसी को भी योगात्मक बोलोगे। और विलोपन किसको बोलते हैं? जब उस परमाणु से, उस यौगिक से कोई एटम बाहर निकल रहा हो, केवल बाहर निकल रहा हो, तो उसको विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। केवल जाकर के जुड़ रहा है तो एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। और अगर मान लो हट भी रहा है और जुड़ भी रहा है तो उसको क्या बोलते हो? प्रतिस्थापन, उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अगर मैं कहूं कि एल्कीन पे HX का एडिशन देखो, प्रोडक्ट देखो, क्या ओवरऑल इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन गया है और इस कार्बन पे Cl परमाणु है, केवल जुड़ा ही तो है, क्या कोई गायब हुआ है इससे? नहीं। तो हम कहेंगे कि ये एक योगात्मक अभिक्रिया है, ये एक एडिशन रिएक्शन। और एडिशन रिएक्शन तो है, लेकिन एडिशन भी बहुत टाइप की होती है। एडिशन 3 टाइप की होती है, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एक फ्री रेडिकल एडिशन। एल्केन का चैप्टर आपने पढ़ा था, एल्केन के चैप्टर में याद करो जो एल्केन की केमिकल रिएक्शन थी हेलोजिनेशन। ध्यान रखना, हेलोजिनेशन जो रिएक्शन है वो भी 12th में एल्काइल हैलाइड में पढ़ रहे होंगे अभी। ठीक है ना? तो ये जो ऑर्गेनिक, आप यूं ना सोचिए कि ये हाइड्रोकार्बन लेविट का है तो हम इसको क्विट कर जाते हैं, 12 से स्टार्ट कर दें। ना भाई ना, बहुत गलत सोच रहे हो आप। जब तक हाइड्रोकार्बन में एक बार ढंग से समझ में नहीं आएगा तभी पे आपका फिर वो एल्काइल हैलाइड का फ्लो बनेगा। तो मेरा निवेदन है, नम्र निवेदन है मेरा, कि आप एक बार हाइड्रोकार्बन के लेक्चर्स को भी देखते रहें और उधर एल्काइल हैलाइड का लेक्चर भी कंटिन्यू देखते रहें। हो सकता है शुरू में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है एल्काइल हैलाइड के केस में, लेकिन उम्मीद नहीं आएगी। आप एल्काइल ये हाइड्रोकार्बन को थोड़ा जल्दी से फिनिश करें और फिर उधर जाएं। ठीक है ना? और रीअरेंजमेंट और सॉल्वेंट और सॉल्युबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, ये सब जो कॉमन बातें हैं ना, ये सब आप जरूर याद रखें, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट होंगी, हर रिहर्सल में बार रिपीट होंगी। और 11th में जब क्लासरूम अपनी चल रही थी तब मैंने आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में आपको पढ़ा रहा था, तो थोड़ा अगर उसका नॉलेज है, थोड़ा मैं नहीं कहता कि सारा ही आया आपको, क्योंकि भूल भाल में होंगे अभी तक, तो पढ़ाई लिखाई कुछ की नहीं आपने, टाइम पास किया करके खूब मजे मारे, है ना? तो जरा ध्यान रखना ये सब चीजों का ना। तो अब थोड़ा सा रूटीन में आ जाओ, और अब मैं कह रहा हूँ कि लगभग 6 घंटे आपको कंटिन्यू वापस अपनी स्टडी पे आए, कम से कम 6 घंटे, ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत दिन मजे मारे ना, तो अब वो पढ़ाई से बहुत मोह माया नहीं रही आपको, मतलब बहुत दूर तक उससे कोई रिश्ता आता ही नहीं रहा हो। ठीक है? तो निवेदन है कि अब आप वापस से थोड़ा कंटिन्यू करें। एक चीज मैं हमेशा बोलता आ रहा हूँ, जब मैं क्लासरूम नोट्स लिखवा रहा था तब भी, और यहाँ भी बोल रहा हूँ कि इन सभी के आपको नोट्स तो मिल ही जाने हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि नोट्स क्यों, आप अपने नोट्स क्यों नहीं बना रहे? भाई वो तो सब ठीक है, सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक बार ये जो भी आप लिख रहे हो ना, इनके नोट्स प्रॉपर आपको मेंटेन करने हैं। एक चीज की नोट्स आपके पास होनी चाहिए। मैं शुरू से आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, जो 11th में यहाँ आपने पढ़ रहे थे और अभी 12th में रिसेंटली वो गए हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि देखो, मैं आपको शुरू से कहता आ रहा हूँ, और अभी भी आप ना मानो तो मत मानो, फिर वो आपकी मर्जी है। मैं शुरू से कहता हूँ कि मास्टर हर बात को लिखवा नहीं सकता, हर बात को आपको कॉपी में नोट नहीं करवा सकता। कुछ बातें ऐसी होती है जो मास्टर केवल बोल जाएगा, लिखवाएगा नहीं। तो प्लीज निवेदन है कि ऐसी बातों को ना आप अपने हिसाब से, अपने शब्दों में, अंग्रेजी, मारवाड़ी, हिंदी, जो आपको भाषा आती हो ना, उस भाषा में अपने शब्दों में इंडेक्स में लिख लिया। जिससे क्या होगा, जिससे जब आप थोड़े दिनों बाद में उसको रिवीजन करोगे उस चैप्टर को, तो वो जो हिंट होती है ना, छोटी
छोटी हिंट, ये हिंट आपको मास्टर का काम कर जाएगी। मास्टर की आपको पीछे पीछे भागना नहीं पड़ेगा, सही बता दो। और अभी वैसे ही सिचुएशन बड़ी खतरनाक, ठीक है, तो ध्यान रखिए आप इन सब चीजों को, थोड़ा पढ़ाई पे फोकस करें और मैं तो कहता हूँ फुल्ली फोकस करें। चलो फिर मुझे इतना बताओ कि जो एल्कीन है इसमें देखो HCl का एडिशन हुआ है, ऐड कोई परमाणु यहां से आउट नहीं हुआ है, कोई स्मॉल मॉलिक्यूल यहां से एलिमिनेट नहीं हुआ है, इट इज एडिशन रिएक्शन। लेकिन एडिशन भी कई टाइप के, एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, फ्री रेडिकल एडिशन। याद रखो फ्री रेडिकल एडिशन आपने नहीं पढ़ा है, फ्री रेडिकल एडिशन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। याद है मैंने आपको जब टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ाया तो शायद थोड़ा मैंने बताया हो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन के बारे में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के बारे में। खैर ये सब बातें अलग बात है, आपने पढ़ा नहीं पढ़ा डजंट मैटर, आप इधर रखें। तो मुझे बताओ कि जो एडिशन रिएक्शन होता है ये तीन टाइप का है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और फ्री रेडिकल एडिशन। तो सर ये किस टाइप का एडिशन है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या फ्री रेडिकल एडिशन? तो हम कहेंगे कि जो आरडीएस स्टेप होती है ना, आरडीएस स्टेप याद रखना हमेशा स्लो स्टेप को ही बोलते हैं। तो आरडीएस स्टेट में जो रिएजेंट अटैक करता है वही रिएक्शन का नाम डिसाइड करता है। आरडीएस में यहां पहले इलेक्ट्रोफाइल जा रहा है, अब ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुका हूं कि पहले इलेक्ट्रोफाइल क्यों गया, क्योंकि एल्कीन खुद ही न्यूक्लियोफाइल, और अगर ये न्यूक्लियोफाइल है तो पहले कौन आएगा, पहले इलेक्ट्रोफाइल आएगा। तो ये जो रिएक्शन होती है एडिशन तो है, लेकिन कौन सा एडिशन है, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। तो हम पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, यह एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इसमें जो फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आप देखें कि फर्स्ट स्टेप जो है वो स्लो स्टेप है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, और यही वाला स्टेप इसमें आरडीएस है, और इसी स्टेप में यहां पे इलेक्ट्रोफाइल ऐड है। समझ गए पॉइंट? फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है, वही स्टेप आरडीएस स्टेप है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन हुआ है, इसीलिए तो ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, क्योंकि आरडीएस में इलेक्ट्रोफाइल होता है। और जो इसमें सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्टेप जो होता है, सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप होता है, और उसमें न्यूक्लियोफाइल जो होता है ना वो ऐड है। ठीक है, एक बात और बता रहा हूं, इसमें जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या है, रिएक्शन का जो मध्यवर्ती है वो क्या है। इसमें जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बना है ना, रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकैटाइन, आप समझ रहे हैं, कार्बोकैटाइन कार्बन पे कैटाइन, आप चाहो तो पूरा लिख दो ना। इसमें जो इंटरमीडिएट बना है वो क्या बना है, इंटरमीडिएट एक कार्बोकैटाइन है। पांचवा पॉइंट, क्या कार्बोकैटाइन में रीअरेंजमेंट की संभावना रहेगी, बोलो। तो यहां पे रीअरेंजमेंट भी होगा, पॉसिबल है। छठा पॉइंट, एक बात बताओ, जो इंटरमीडिएट एक नारा आपको याद है, नहीं याद है तो ध्यान से सुन लो, पूरी ऑडियो में मैं कम से कम 50 बार बोल दूंगा इस नारे को। स्टेबल द इंटरमीडिएट, स्टेबल द इंटरमीडिएट, फास्टर द रिएक्शन। कोई भी अभिक्रिया हो उसमें जो मध्यवर्ती बनता है ना, मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी बनता है, मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी बनता है उस अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा होती है। यानी बात बताओ, दर क्या है, दर से मीनिंग मेरा क्या है, आपने केमिकल काइनेटिक्स से पढ़ लिया है तो समझ गए होंगे अभिक्रिया का वेग क्या होता है। लेकिन आप अभी तो यूं मान के चले कि जो दर होता है, वेग होता है, वो स्पीड होती है, रिएक्शन की स्पीड। तो रिएक्शन कितनी स्पीड से जाने वाली है और कितना जल्दी प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, कितना जल्दी प्रोडक्ट बनने वाला है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि इंटरमीडिएट कितना जल्दी बना। देखो ये एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, रिएक्शन की दो स्टेप है, एक स्लो स्टेप है, एक फास्ट स्टेप। जब रिएक्शन की स्लो स्टेप कंप्लीट हो जाती है ना, तो ये कहा जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जब रिएक्शन की स्लो स्टेप कंप्लीट हो जाती है ना, तब ये कहा जाता है कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ, क्योंकि फास्ट स्टेप इतना फास्ट होता है कि उसको वहां पे ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। भाई अगर जो स्लो स्टेप है ये मान लो 1 सेकंड में हो रहा है, तो जो फास्ट स्टेप है वो 10⁻⁻10 सेकंड में हो रहा है, मतलब इतना फास्ट होता है कि वो होश भी नहीं लेगा कि रिएक्शन कंप्लीट हो।
इसलिए कहते हैं कि अगर आपने कोई चेंजेस की है स्लो स्टेट में तो वो अभिक्रिया की दर पे, अभिक्रिया के वेग पे अपना प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि स्लो स्टेट में चेंज होता हुआ दिखता है। लेकिन फास्ट स्टेट में अगर कोई चेंज होता है ना तो वो ऑब्जर्व नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि फास्ट स्टेट इतना फास्ट होता है कि वो किसी से इफेक्टेड ही नहीं होता। बोलो, अरे अरे जैसे कि यूं मानो आप ट्रेन में जा रहे हैं, ट्रेन में बैठे और आप जा रहे हैं, तो एक बात बताओ, इधर से कोई पेड़ आ रहा है जो आपको दिख रहा है, पेड़ जा रहा है, एक जस्ट आपके ट्रेन के बगल में पेड़ है, वो पता पत्ते निकल गया, ये लोग पता नहीं कहां गया। एक दूर से पेड़ आ रहा है तो आप उसको देख पाओगे वो जा रहा है, क्या पेड़ धीरे धीरे जा रहा है और ये वाला पेड़ खपाक से गया? अरे नहीं, वो पेड़ वहीं था जहां तो तुम रहे थे ना। ये फिर कर दी ना कोई बेवकूफ वाली बात, तुम जा रहे थे, तुम भी बैठे ही थे जहां तो ट्रेन नहीं थी। खैर कोई बात नहीं, तुम छोड़ो इधर। मैं बताना चाह रहा हूं कि जब जो जो बहुत फास्ट गया आपने उसको ऑब्जर्व कर पाए कि जो कौन सा पेड़ गया, काय का पेड़ था, क्या आप उसको देख पाए? क्योंकि बहुत स्पीड से ट्रेन जा रही है और वो पेड़ जल्दी से निकल गया, आपको होश भी नहीं था कि वो पेड़ का ही था। लेकिन जो पेड़ दूर था, जो आपको ऐसा लग रहा था कि वो धीरे धीरे उससे दूर जा रहा है, उस पेड़ को आप देख पा रहे हो, उसको देख पा रहे हैं कि वो काय का पेड़ था। तो वही चीज है कि फास्ट स्टेट इतना फास्ट होता है कि उसको ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। उसमें कुछ भी चेंज करो, वो रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन स्लो स्टेट में अगर कोई चेंजेस किए हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफेक्ट भी कर सकता है, कम या ज्यादा कर सकता है। तो मुझे बताओ कि जो इंटरमीडिएट बना है वो कार्बोकेटाइन है, तो अगर आपको रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाना है तो क्या स्लो स्टेट को फास्ट करना पड़ेगा? क्योंकि अगर पहला स्टेप जल्दी हो गया तो दूसरा तो हो ही रहेगा मानो, क्योंकि दूसरा तो फास्ट स्टेप हो तो बहुत जल्दी हो जाता है। हमें करना क्या? अगर अभिक्रिया की दर को बढ़ाना है, अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना है, तो जो पहला स्टेप है उसको जल्दी से करवाना पड़ेगा। और ये जल्दी तो हो सकता है, जो इंटरमीडिएट बनता है ना वो जितना ज्यादा स्थायी बनेगा वो उतना ही जल्दी बनने की टेंडेंसी रखती है। बोलो, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतनी ही जल्दी बनने की टेंडेंसी रखेगा। तो और ये जितना जल्दी बढ़ गया तो क्या स्लो स्टेप फास्ट हो गया? पहला स्टेप जल्दी हो गया और पहला स्टेप जल्दी हो गया तो अभिक्रिया की दर बढ़ी, क्योंकि दूसरे से तो कोई लेना देना नहीं है। दूसरा तो फास्ट स्टेप है, फास्ट स्टेप से रेट ऑफ रिएक्शन का कोई मीनिंग नहीं होगा। तो अब मुझे बताओ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि ये इंटरमीडिएट कितना जल्दी बन रहा है, और ये जो इंटरमीडिएट है ये कितना जल्दी बनेगा, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि ये कितना ज्यादा स्थायी बन रहा है, कितना ज्यादा स्टेबल बन रहा है। तो आप बताना, क्या मैं कहूं कि जितना स्टेबल इंटरमीडिएट, जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन, अभिक्रिया की दर उतनी ज्यादा, अभिक्रिया का स्पीड उतना ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं? क्या मैं लिख दूं भाई रेट ऑफ रिएक्शन, प्लीज अब इसको मना मत करना, रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट भी लिख सकते हो कि जितना स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्यों सर? क्योंकि आपको पता है कि स्टेबल इंटरमीडिएट बनेगा तो वो जितना ही जल्दी बनने वाला। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया आपको, जो 5-6 पॉइंट मैंने लिखे हैं। सबसे पहला पॉइंट ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। क्यों ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है? ये पहले पढ़ता है एडिशन है क्योंकि पाई बॉन्ड अवेलेबल है, कार्बन कार्बन के बीच में पाई बॉन्ड है तो एडिशन होगा। एडिशन में कौन सा होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक? क्योंकि आरडीएस स्टेट में, स्लो स्टेट में, पहले स्टेट में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है। क्यों पहले स्टेट में इलेक्ट्रोफाइल जुड़ रहा है? क्योंकि एल्कीन को न्यूक्लियोफाइल है, इसलिए पहले कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बोकेटाइन बन गया, इंटरमीडिएट है, डीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है, और इंटरमीडिएट खुद एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो अब इसमें फास्ट स्टेट में न्यूक्लियोफाइल ऐड हो, और न्यूक्लियोफाइल ऐड होकर ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगी। ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट, एक रूल है छोटा सा, एक रूल है मार्कोनिकॉफ्स का रूल। मार्कोनिकॉफ का रूल क्या है? मार्कोनिकॉफ का रूल, इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, मार्कोनिकॉफ रूल, नियम। ठीक है, क्या है सर? मार्कोनिकॉफ के हिसाब से, मार्कोनिकॉफ के हिसाब से अगर देखा जाए तो उन्होंने ये कहा कि जैसे मैं यही वाला सवाल एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इधर देखिए प्लीज। CH2 आ गया और अब यहाँ पे इसकी रिएक्शन HCl से करनी है, तो Cl- है और H+ है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एज ए सॉल्वेंट।
यू विल गेट CH3, CH, यहाँ पे Cl और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे OH। आपने देखा कि इस कार्बन पे हाइड्रोजन आया था और इस कार्बन पे Cl बना हुआ है। तो मार्कोनिकोव नियम के अनुसार अगर किसी एल्कीन की रिएक्शन HX से करवाई जाती है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल, एल्कीन ऑन रिएक्शन विद HX इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, एल्कीन की रिएक्शन जब HCl से करवाई जाती है तो हमेशा मतलब जनरली ऐसा होता है, हमेशा होने का कि अगर एल्कीन की रिएक्शन HX से करवाई जाए तो जनरली ऐसा होता है कि डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे नेगेटिव हिस्सा आता है जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। मैं कंप्लीट कर चुका हूं सेंटेंस। एल्कीन की रिएक्शन जब HX से होती है ना, एल्कीन की रिएक्शन जब HX से होती है तो जनरली जो नेगेटिव हिस्सा होता है ना वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे आता है, नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे आता है जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। क्योंकि आपको पता है कि जहां हाइड्रोजन कम होंगे वहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बनेगा। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव बना है, यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है तो वहीं पे पॉजिटिव बनेगा तो वहीं पे Cl आएगा। ठीक है, तो मार्कोनिकोव नियम क्या है? मार्कोनिकोव नियम के अनुसार जो एल्कीन है, एल्कीन की रिएक्शन जब HX से करवाई जाती है तो सामान्यतः नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे आएगा जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। आप ये नोट करें। आप एक काम करें, आप एक बार ये पॉज कर ले वीडियो को, पहले मेरी बात सुनो। वीडियो को पॉज करने से पहले क्या करना है, आपने ये सारा एक बार पॉज करके नोट कर लेना है और जो मैंने हिंट बोले हैं आप एक बार वापस से वीडियो को देख सकते हैं, वापस से उसको जा सकते हैं। कोई पॉइंट है आपका छूटा हो तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो। ठीक है, मैं साइड में हो जाता हूं, एक बार आप देख लेना। करिए अब आपको क्या करना है, अब आपको हेडिंग लिखनी है मार्कोनिकोव रूल और इसके लिए 2 लाइन लिखो जल्दी से। ठीक है, आप एक बार ये सारा लिख के मेरी बात लिखे ताकि पता चले मैं बहुत आगे निकल गया हूं, आपने अभी लिखना स्टार्ट किया है। ठीक है, लिखो भाई। मार्कोनिकोव रूल के अनुसार जब एल्कीन की अभिक्रिया, मैं जब ज्यादा स्पीड से बोलूं तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। ठीक है ना, चलो लिखो। मार्कोनिकोव नियम के अनुसार जब एल्कीन की अभिक्रिया HX से करवाई जाती है, मार्कोनिकोव नियम के अनुसार जब एल्कीन की अभिक्रिया HX से करवाई जाती है, एल्कीन की अभिक्रिया HX से करवाई जाती है तो नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के, तो नेगेटिव हिस्सा द्विबंध के या डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा, तो नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जुड़ेगा जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है, ठीक है। ये मार्कोनिकोव रूल था। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके कुछ एप्लीकेशंस, रेट ऑफ रिएक्शन की कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, और कुछ सवाल हम इसके रिअरेंजमेंट वाले भी करेंगे, ठीक है, और आपको बताना, ठीक है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखो हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था ना, वो एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस हमने स्टार्ट किया था, और एल्कीन की केमिकल रिएक्शंस में हमने 4 टाइप के एडिशन मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ HOX, देन एडिशन ऑफ X2। तो एडिशन ऑफ HX और एडिशन ऑफ H2 ये दोनों क्लासिकल कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म से जाते हैं, जबकि एडिशन ऑफ HOX और एडिशन ऑफ X2 नॉन क्लासिकल कार्बोकैटाइन मैकेनिज्म से जाते हैं। तो हमने एडिशन ऑफ HX कल पढ़ा था, और एडिशन ऑफ HX में आपने देखा था कि जो पूरा मैकेनिज्म था वो हमने देखा, 5-6 पॉइंट इसके की पॉइंट में लिखे थे। एक की पॉइंट इसका ये था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन जितना ज्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन अभिक्रिया का उतना ही ज्यादा, अभिक्रिया की दर उतनी ही ज्यादा। तो सबसे पहले हम सवाल इसी पे करेंगे आज, ठीक है। मैंने आपको कल कहा भी था कि हम इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे,
तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बता दूं कि रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EAR बोलते हैं, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है ना? कुछ सवाल करता है, सबसे नंबर 1 जो क्वेश्चन है, आपको रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर बताना है। ठीक है ना? आपको रेट ऑफ रिएक्शन अभी इधर का क्रम बताना है, ऑर्डर बताना है पूरा। अगर 2 है तो कम ज्यादा बता देना, और 3 या 3 से ज्यादा है तो पूरा ऑर्डर बताना है। ठीक है ना? करें, स्टार्ट करें, बोलो, तैयार हो? ऐसे कैसे काम चलेगा, तुम बैठो करेंगे स्टार्ट। ख्याल से तो पढ़े, सही से बैठ जाओ पहले ढंग से। चलो, तो सबसे पहला जो कॉमन सवाल है ना वो मैं लेता हूं, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड देन CH2, एक है CH3 और CH3 डबल बॉन्ड देन CH2। इन दोनों में ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन है, ज्यादा विक्रियाशील कौन होगा रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए? क्या विचार होगा आपका? देखो, आप इसमें सबसे पहले कार्बोकैटायन बना लो, और कार्बोकैटायन बना के उस कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लो, यही तो रूल है। तो इसमें कार्बोकैटायन बनाओ। पहले तो ये भी ध्यान रखना, पहला कार्बोकैटायन बनाओगे कहां, 1 डिग्री बनाओगे या 2 डिग्री बनाओगे? बोलो, 2 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे ज्यादा अल्फा H मिलेंगे। तो इससे जो कार्बोकैटायन बनने वाला है H+ के एडिशन के बाद में, जो इसमें कार्बोकैटायन बनने वाला है वो क्या बनेगा? वो बनेगा CH3 then CH plus और CH3, it is कार्बोकैटायन in this reaction। और इसमें कार्बोकैटायन क्या बनेगा? ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा और ये वाला इधर जाएगा। ये वाला इधर क्यों गया बोलो? क्योंकि ये 3 डिग्री और ये 1 डिग्री बनता है, और आपको तो पता है कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा CH3 कार्बन, और यहाँ पे पॉजिटिव, देन CH3 और यहाँ पे आ गया CH3, ये बन गया कार्बोकैटायन। ठीक है? अब मुझे बताओ कि इन दोनों कार्बोकैटायन में ज्यादा स्टेबल कौन है? क्योंकि जो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा वही उसी का रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो क्या इसमें 9 अल्फा H अवेलेबल है? देखो, तो इसमें 9 अल्फा H, 3 डिग्री कार्बोकैटायन हैविंग 9 अल्फा H, बट 2 डिग्री कार्बोकैटायन हैविंग 6 अल्फा H। ठीक है? तो क्या मोर स्टेबिलिटी होगी? ये मोर स्टेबल है। तो जो ये जो कंपाउंड है ना, इसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल बना है, तो जाहिर सी बात है सभी की रेट इधर भी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। तो इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए ज्यादा रिएक्टिव है ये वाला। इसको आइसोब्यूटीन भी बोलते हैं, ये याद रखना बेहतर होगा। ठीक है? ये जो कंपाउंड है ना, इसका एक नाम हो रहा है, मैं यहां लिखता हूं। ये जो कंपाउंड है इसका नाम होता है आइसोब्यूटीन। इट इज आइसोब्यूटीन। ठीक है ना? याद रखना इसको। सवाल नंबर 2 में आया है। सवाल नंबर 2 ये है कि एक होता है PH CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और एक होता है PH CH डबल बॉन्ड CH देन PH। इन दोनों में देखो, इसका जो नाम है ना वो होता है स्टाइलिन। ये याद रखना भाई, इसका नाम तो जरूर याद रखना। इसका नाम होता है स्टाइलिन, और इसका जो कॉमन नेम होता है स्टेबिलिन। ठीक है? आप बताएं कि मोर स्टेबल कौन है? स्टेबिलिन मोर स्टेबल है या स्टाइलिन मोर स्टेबल है? मतलब इनसे बना जो कार्बोकैटायन होगा वो ज्यादा स्टेबल की तरह होगा। अच्छा, किसी के दिमाग में याद होगा ना सर, ये पीएच क्या है? ऐसा आ रहा है दिमाग में पीएच क्या है? नहीं आ रहा होगा ना? कमीनो इधर देखो, तो मैंने आपको बताया कि बेंजीन से जब एक हाइड्रोजन निकालते हैं तो बेंजीन में एक फ्री वैलेंसी बच जाती है, उसको फिनाइल बोलते थे। उसको फिनाइल बोलते थे, उसको पीएच बोलते थे, उसको आर बोलते थे, उसको एराइल बोलते थे, उसको 5 बोलते थे। याद आया कुछ? उसको C6H5 भी बोलते थे। तो वही है ये पीएच फिनाइल ग्रुप, बेंजीन रिंग ही वहां कनेक्ट है एक्चुअली। तो आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले इसमें कार्बोकैटायन बनाना है। इसका जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा ये। अच्छा, इसमें तो आप इधर की तरफ तो ब्रेक करोगे ना, बोलो क्यों इधर की तरफ? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा,
क्यों ज्यादा स्टेबल होगा? क्योंकि रेजोनेंस होगा बेंजीन के साथ में, और अगर बेंजीन के साथ उसको रेजोनेंस मिला है तो इससे बड़ा एडवांटेज तो क्या हो सकता है? हाँ, लेकिन इसमें आप कहीं भी ब्रेक कर दो, बात ये, चाहे इसको यहाँ पे पॉजिटिव बना दो, चाहे यहाँ पे पॉजिटिव बना दो, दोनों के दोनों आइडेंटिकल है, ठीक है ना? तो इससे जो कार्बोकेटाइन बनने वाला है वो बनने वाला है कुछ इस तरह से, PH देन CH पॉजिटिव, और यहाँ पे आ गया CH2 और PH, which is more stable कार्बोकेटाइन, फर्स्ट और सेकंड? बोलो, इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है? फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल या सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है? बोलो। तो आप कहोगे कि शायद सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल कंपाउंड देन सेकंड, इट इज मोर स्टेबल एंड दिस लेस स्टेबल। सर ऐसा क्यों? अब दिमाग में आ रहा होगा, तो अब जरा मेरी बात सुनो। देखो, इसमें जितना रेजोनेंस है ना, उतना रेजोनेंस तो इसमें भी है। देखो ध्यान से देखो, जितना रेजोनेंस उसमें है उतना ही रेजोनेंस तो यहां भी है। समझ में आई बात? रेजोनेंस दोनों में बराबर है। फिर क्या इस पीएच का रेजोनेंस इस पॉजिटिव चार्ज को मिल रहा है? बताओ, यस और नो? नहीं मिल रहा। क्यों? अरे डबल सिंगल सिंगल प्लस ये रेजोनेंस नहीं होता, लेकिन डबल सिंगल प्लस ये रेजोनेंस हो रहा है, तो वो तो वहां भी हो रहा है। जितना रेजोनेंस यहां हो रहा है उतना ही रेजोनेंस वहां हो रहा है। रेजोनेंस दोनों में बराबर है। नहीं सर, यहाँ पे इंजीनियरिंग का भी तो रेजोनेंस होगा, ऐसे कैसे बराबर? अरे हम क्या चेक कर रहे हैं? हम चेक कर रहे हैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, हम चेक कर रहे हैं इस पॉजिटिव की स्टेबिलिटी। और रेजोनेंस अगर हमें चेक करना है तो पॉजिटिव ही तो चेक करेंगे भाई। स्टेबिलिटी का देख रहे हो? बोले कार्बोकेटाइन। और रेजोनेंस किसमें देख रहे हो? बोले किसी दूसरे कंपाउंड में। तो ऐसा थोड़ी चलेगा। जिसकी स्टेबिलिटी देख रहे हो उसी का तो रेजोनेंस चेक करना पड़ेगा। बेंजीन में अपना रेजोनेंस चल रहा है तो उसका बेनिफिट उसको क्या मिल रहा है? कुछ ना मिल रहा, वो बड़ा वो करा बड़ा रेजोनेंस, ठीक है, बड़ा चिरा उसको नहीं मिल पा रहा। ऐसा थोड़ी होता है, आप समझ गए? यानी इस पीएच का रेजोनेंस इस पॉजिटिव के साथ में नहीं है, तो इस पीएच के रेजोनेंस से उसको कोई स्टेबिलिटी नहीं मिलने वाली। ये अपना रेजोनेंस चलता रहेगा, अलग चलाएगा, कोई दिक्कत नहीं उसको। नहीं आया समझ? तो मुझे बताओ, जितना रेजोनेंस यहाँ है क्या उतना ही रेजोनेंस यहाँ पर है? दोनों में रेजोनेंस इक्वल है, और रेजोनेंस जब समान होता है, रेजोनेंस बराबर होता है, तीन इफेक्ट होता है, अनुनाद, अतिश्लेषण, प्रेरणिक प्रभाव। सबसे पहले रेजोनेंस, देन हाइपरकंजुगेशन, देन इंडक्टिव। रेजोनेंस दोनों में इक्वल है कार्बोकेटाइन। रेजोनेंस अगर इक्वल होता है तो जस्ट बाद में क्या चेक करते हैं? हाइपरकंजुगेशन। हाइपरकंजुगेशन के लिए अल्फा एच। कितने अल्फा एच इसमें? 3 अल्फा एच। और कितने अल्फा एच इसमें? केवल 2 अल्फा एच। और अब बताओ कहां पे हाइपरकंजुगेशन ज्यादा है? फर्स्ट वाले केस। तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा? स्टाइरीन से बना कार्बोकेटाइन। तो जाहिर सी बात है, स्टाइरीन और स्टिल्बिन में स्टाइरीन इज मोर रिएक्टिव कंपाउंड देन स्टिल्बिन। समझ में आया? स्टाइरीन का ये सवाल एक बार जेई ने आ चुका, जेई पूछ लिया है पहले, और इन दोनों में पूछा था तो कई बच्चों ने ये कर दिया, डायरेक्ट वो देख के आए क्योंकि दोनों पीएच का रेफरेंस दिया, बट एक्चुअली आंसर होगा। ठीक है ना? ध्यान रखना है सब सवालों को, मतलब छोटी छोटी गलतियां ना। चलो नंबर 3 सवाल देखें। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं एक बेंजीन रिंग बना रहा हूं, ठीक है, और ये स्टाइरीन देख रहे हो, ये एक ही है। क्या बात कर रहे हो सर? कभी पीएच लिख रहे हो, कभी बेंजीन, ऐसे थोड़ी होता है। अरे भाई, इसको आप बेंजीन भी तो लिख सकते हो, और बेंजीन उधर भी तो चाहिए। देखो बात तो एक ही है, तो यही तो हो गया ना, CH1 CH2 CH1 CH2, एक तरफ पीएच एक तरफ बेंजीन रिंग, फिनाइल रिंग। नहीं आया ना समझ में? चलो इधर देखो, कोई बात नहीं, एक तो ये वाला कंपाउंड है और एक ये कंपाउंड है। सर हाँ, इन दोनों की स्टेबिलिटी है ना बराबर आएगी, और इन दोनों में जो रेट ऑफ रिएक्शन है ना सर, वो भी बराबर आएगा। सर इन तीनों में बराबर आएगा, नहीं सर इन चारों में बराबर आएगा। इधर सुनो, पहले सवाल तो लिख दो। यहाँ पे जुड़ा हुआ है OCH, ठीक है, साइज तो पर्याप्त है। साइज के मामले में आपने पूरा साल झगड़ा किया सर, बहुत छोटे लिखते हो, थोड़े बड़े दिखा दो, ठीक है ना? अब तो आप कह नहीं सकते, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ ना है, ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। प्लीज मैं इसको थोड़ा सा
ठीक है। और यहां पे एक NO2 ग्रुप लगा हुआ है। अब आपको बताना है कि इन तीनों कंपाउंड, इन चारों कंपाउंड में रेट ऑफ रिएक्शन का क्रम क्या होगा, अभिक्रिया की दर का क्रम क्या होगा। कौन सी अभिक्रिया की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रिएक्शन, 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 रिएक्शन। ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा है कि पाई बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोकेटाइन बनाना है, तो आपके दिमाग में ऐसा मत ले आना कि सर पाई बॉन्ड तो बेंजीन में भी होते हैं, तो क्या बेंजीन वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करके उसकी स्टेबिलिटी चेक कर ले। ऐसी गलती करते ही ना करें। क्योंकि योगात्मक अभिक्रिया में मैंने जब पढ़ाया आपको टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, तो मैंने बताया था कि योगात्मक अभिक्रिया जो होती है ना, ये केवल एरोमेटिक वाले यौगिक जो होते हैं ना, वो योगात्मक अभिक्रिया को प्रदर्शित नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि देखो योगात्मक अभिक्रिया के लिए वो ना, योगात्मक अभिक्रिया के लिए क्या पाई बॉन्ड का होना ही जरूरी है या उसका टूटना भी जरूरी है? टूटना भी जरूरी। अरे भाई अगर ये पाई बॉन्ड टूटेगा नहीं तो रिएक्शन देगा नहीं, तो पाई बॉन्ड को तोड़ना तो जरूरी है ना। अब आप लेके चले बेंजीन का डबल बॉन्ड, और आपको तो पता है कि बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक बहुत स्टेबल, तगड़ा स्टेबल होता है, उसको तोड़ना इतना आसान नहीं, क्योंकि पाई बॉन्ड ब्रेक होते हैं, एरोमेटिसिटी का लॉस। और कोई भी कंपाउंड ये चाहेगा कि उसके एरोमेटिसिटी का लॉस हो जाए? नहीं सर। तो आप मुझे बताओ, क्या योगात्मक अभिक्रिया के लिए पाई बॉन्ड का होना ही जरूरी नहीं है? योगात्मक अभिक्रिया के लिए पाई बॉन्ड का टूटना भी जरूरी है, और एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से वहां का पाई बॉन्ड को तोड़ना इतना मुश्किल काम है कि वो योगात्मक अभिक्रिया रूम टेम्परेचर पे या जनरल प्रेशर कंडीशंस पे वो नहीं देगा। ठीक है, तो ध्यान रखें कि इसमें हम पाई बॉन्ड ब्रेक करें तो यही वाला डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। क्यों ब्रेक होगा? क्योंकि वो एरोमेटिक नहीं है, वो एरोमेटिक रिंग का हिस्सा है, वो एरोमेटिक रिंग का हिस्सा है जिसको आसानी से ब्रेक कर सकते। पहले बड़ी बात। तो आप मुझे बताओ, इसमें ये पाई बॉन्ड किस तरह से ब्रेक करोगे? इधर की तरफ ब्रेक करोगे या इधर की तरफ ब्रेक करोगे? सर जिधर ज्यादा स्टेबल कार्बोहाइड्रेट बनेगा हम उधर की तरफ ही ब्रेक करेंगे। तो ज्यादा स्टेबल यहां पे बनेगा या यहां पे बनेगा? ज्यादा स्टेबल यहां बनेगा। कैसे बनेगा यहाँ पे? क्योंकि डबल सिंगल प्लस क्या प्रेजेंट हो गया? रेजोनेंस। और जहां रेजोनेंस अवेलेबल हो गया वहीं पे आप पाई बॉन्ड को ब्रेक कराओगे, उधर की दिशा में ही पॉजिटिव चार्ज बनाओगे जिधर ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो अब मुझे बताएं, क्या सभी की केसेस में ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक हो जाएगा और कार्बोकेटाइन बना होगी? मैं एक सवाल में आपको कार्बोकेटाइन बना के सिखा रहा हूं, फिर अगले सवाल में आपको डायरेक्ट बताऊंगा, तो थोड़ा सा ध्यान देना। तो सबसे पहला जो ऑप्शन था उसमें यहाँ पे क्या था? OCH3 और मिथाइल। क्या ऑक्सीजन के लोन पेयर अवेलेबल है? यस और नो? यस। और यहाँ पे है एक पॉजिटिव चार्ज। सेकंड एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक CH3 और यहाँ पे भी है एक पॉजिटिव चार्ज। आप समझ गए पॉजिटिव कैसे बनाना है? पाई बॉन्ड को ब्रेक करके डायरेक्ट बना दिया। थर्ड वाला जो कंपाउंड है इसमें कुछ नहीं है, केवल बेंजीन रिंग बना दो डायरेक्ट इस तरह से, भी कुछ नहीं। और यहाँ पे दोनों को जोड़ लगा दो। अब आप मुझे बताओ कि चारों में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? आप मुझे बताएं कि जो OCH3 होता है ना, ये OCH3 अपना कौन सा प्रभाव बताएगा? क्या इसका प्लस एन होगा? सर ये प्लस एन कैसे हुआ? अगर ये सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि आप एक बार GOC की कॉपी खोलें, उसमें प्लस एम माइनस एम प्लस आई माइनस आई आप एक बार दोबारा से पढ़ें। ठीक है, अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो, क्योंकि अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, अब मैं आपको पूरा डिटेल में रेजोनेंस नहीं सिखा सकता। तो निवेदन है कि अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है प्लस एम प्लस आई माइनस प्लस आई, तो प्लीज आप एक बार केवल 15-20 मिनट उनको एक बार रिवाइज कर लें। क्या क्या देखना आपको? प्लस एन कौन से ग्रुप है, माइनस एन कौन से ग्रुप है, प्लस आई और माइनस आई कौन से ग्रुप है, बस इतना 15-20 मिनट का काम है, एक बार पढ़ लो। पहले ही पढ़ लेते तो इतना मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर कोई बात नहीं। चलो इधर देखो, CH3 जो होता है ना, ये जो CH3 है इसमें प्लस H होगा। प्लस H क्यों? क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। CH3 को रेजोनेंस को करता नहीं, लोन पेयर कोई पॉजिटिव नेगेटिव है नहीं, रेजोनेंस नहीं हो सकता, तो प्लस एन माइनस एन की बातें नहीं होंगी। फिर आपके पास में क्या ऑप्शन होता है? रेजोनेंस के बाद में हाइपर कंजुगेशन।
हाइपर कंजुगेशन अल्फा एच है तो हाइपर कंजुगेशन होगा, अल्फा एच नहीं है तो हाइपर कंजुगेशन नहीं होगा। तो अल्फा एच है तो प्लस एच, यहां कुछ नहीं। NO2 याद करो तगड़ा माइनस एन होता है, खतरनाक तगड़ा माइनस एन पावर होता है। तो अब मुझे बताना प्लस एन कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, ये तो याद है ना, समान स्थायित्व बढ़ाते हैं। प्लस एन पॉजिटिव स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, प्लस आई पॉजिटिव स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, प्लस एच पॉजिटिव स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन माइनस एन नेगेटिव स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, लेकिन माइनस एन नेगेटिव स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। सेम स्टेबिलिटी इंक्रीज करते हैं, बात करते हैं। तो अब मुझे बताया प्लस एन स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, प्लस एच भी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, बट माइनस एन स्टेबिलिटी को कम कर देगा। और ये कम ही नहीं, बहुत ज्यादा कम कर देगा, क्योंकि माइनस एन तगड़ा इफेक्टिव ग्रुप होता है। तो मुझे बताओ इसमें कोई बढ़ाने वाला नहीं है, इसमें कम करने वाला है। तो सबसे कम स्टेबिल ये हो गया, स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, और सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया माइनस है प्लस एन वाला। सर इसमें भी तो है प्लस एच, लेकिन आपको पता है कि रेजोनेंस जो होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है अतिसंयुग्मन से। मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस जो इफेक्ट होता है, रेजोनेटिंग इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट इफेक्ट देन हाइपर कंजुगेटिंग इफेक्ट। रेजोनेंस ज्यादा प्रभावी होता है हाइपर कंजुगेशन की तुलना में, और आपको तो पता है कि हाइपर प्लस एच यहां कुछ नहीं है तो इससे ज्यादा रही होगा, ठीक है। तो ये एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर है, तो ये का यही ऑर्डर किसका आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर आएगा। क्लियर? तो ये हमने देखा क्या, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन से हमने जान लिया है कि रेट ऑफ रिएक्शन किस तरह से डिसाइड करते। तो ये हमने रेट ऑफ रिएक्शन किया। अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 ये है कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन आपको HCl से करना है, CCl4 दिया। क्या प्रोडक्ट बनेगा? क्या सबसे पहले यहाँ पे कार्बोकेटाइन बनेगा? क्या उस कार्बोकेटाइन में कोई रीअरेंजमेंट? अगर रीअरेंजमेंट नहीं पड़ा है तो प्लीज अब इन सवालों को मत देखो, आपके कोई काम की नहीं है। पहले रीअरेंजमेंट का जो टॉपिक है वो पढ़ के आओ। रीअरेंजमेंट कहाँ मिलेगा सर? तो वो मिलेगा यूट्यूब पे, जो वीडियो अवेलेबल है एल्काइल हैलाइड की फर्स्ट लेक्चर जो यूट्यूब पे डाला गया है वो रीअरेंजमेंट का ही है। पूरा वीडियो देखें और उसके बाद हो जाना, ठीक है। तो वापस आए आप, तो यहां पे आप देखेंगे जो एल्कीन है उसकी रिएक्शन HCl से करवाना है। तो सबसे पहले बॉन्ड को ब्रेक करके कार्बोकेटाइन बना के वहीं पे Cl माइनस को ऐड करो। ये तो सवाल मैंने आपको मैकेनिज्म में भी सिखाया था, आप भूल गए, ठीक है। तो ये Cl हो गया और यहाँ पे CH3 समझ आ गया। एग्जाम्पल नंबर, तो यहाँ पे मार्कोनिकोव रूल फॉलो हुआ है। क्या है मार्कोनिकोव रूल? नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है, नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता है जिसमें हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। तो नेगेटिव वही तो गया है ना जहां हाइड्रोजनों की संख्या कम है डबल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो यहाँ मार्कोनिकोव रूल भी फॉलो हुआ है। नेक्स्ट आप लोग में यहाँ लेता हूं। नेक्स्ट आप देखें CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, इसकी रिएक्शन करवाना अंडर सेम कंडीशंस। बोलो क्या बनेगा? एक बात मुझे बताना कि पहला पॉजिटिव आप कहां बनाओगे? यहां पे पहला पॉजिटिव बनाओगे, ये यहां पे पहला पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां बनेगा? इट मींस डबल बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा या डबल बॉन्ड इधर की तरफ ब्रेक होगा, ये बताओ, बोलो। तो देखो अगर यहां पे पॉजिटिव बनाते हो तो 2 डिग्री पॉजिटिव होगा, यहां पे पॉजिटिव बनाते हो तो 3 डिग्री पॉजिटिव होगा, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से ज्यादा होती है। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर की तरफ ब्रेक होगा। सर क्यों? क्योंकि यहां पे पॉजिटिव बनेगा, तो पॉजिटिव बनने से क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा ना भाई, और ज्यादा स्टेबल होगा तो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो हम कहेंगे, अच्छा वैसे मार्कोनिकोव के हिसाब से देखें तो क्या बनेगा? Cl माइनस नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे आएगा जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। तो हाइड्रोजनों की संख्या इस पे कम 0 है, उस पे 1 एक्स्ट्रा है। तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से कर लो, चाहे आप डायरेक्ट ही कर लो स्टेबिलिटी को देख करके। क्या आंसर? ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। सवाल नंबर 3 ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि इस तरह का कोई कार्बोकेटाइन है, ठीक है ना, इस तरह का कोई एल्कीन है ये वाला, और इस एल्कीन की रिएक्शन करवाना है HCl से, ठीक है ना, तो क्या बनेगा बोलो, बताओ। क्या आप मुझे इसका IUPAC नेम बता सकते हो? क्या आप मुझे इसका IUPAC नेम बता सकते हो? यस और नो? नहीं सर, IUPAC कहीं ना हम पहले पढ़ लिए ना, उसको क्यों पूछ रहे हो ना सर, वो तो हो गया ना पूरा चैप्टर है ना सर। अरे देखो 1 2 3 पे मल्टीपल बॉन्ड है, 1 2 पे है तो इधर से कर लो 1 2 3 4 5, तो पेंट 2ene, बड़ा सिंपल, 2 पेंटीन इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है ना। तो मुझे बताओ कि इसमें पॉजिटिव कहां, यहां पे भी 2 डिग्री है और यहां पे भी 2 डिग्री है, तो मुद्दा ये है कि बनाए कहां पे, दोनों 2 डिग्री आ, लगाओ दिमाग, लगाओ। राइट में पॉजिटिव आना चाहिए या लेफ्ट में पॉजिटिव आना चाहिए, किस साइड में पॉजिटिव मोर स्टेबल बनेगा, देखना यहां पे जो पॉजिटिव है ना वो ज्यादा स्टेबल बनेगा, यहां पे केवल 4 अल्फा चाहिए और यहां पे 5 अल्फा चाहिए। मैं बताता हूं कैसे, देखो यहां पे अगर पॉजिटिव बनाते हो तो कितने अल्फा ऐसे काउंट करके बताओ, 3 यहां पे है, 2 यहां पे। सर एक बार ये बता दूंगा कि अल्फा हाइड्रोजन कैसे गिनते हैं, बस जल्दी से एक बार, है ना, ऐसे दिमाग में आ रहा है आपको कभी नो। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, sp2 कार्बन के, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उस कार्बन के जस्ट पड़ोस में अगर कोई sp3 कार्बन अवेलेबल हुआ, उससे जुड़े हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाता है, ठीक है ना। अभी इधर देखो, तो यहाँ पे जो पॉजिटिव उसमें 5 अल्फा है, 3 यहाँ पे 2 यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे होता है ना पॉजिटिव 2 यहाँ पे और 2 ही वहां पे, 4 ही अल्फा है, तो ये वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। और अब यहीं पे कौन आ जाएगा, अब यहीं पे Cl- ऐड कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल नंबर 4 है। सवाल नंबर 4 ये है कि यहां पे है CH3 और एक हाइड्रोजन और CH डबल बॉन्ड देन CH, इसकी रिएक्शन करना है HCl, बताओगे क्या बनेगा बोलो। सबसे पहले कार्बोकेटाइन बनाना है, राइट या लेफ्ट, बोलो लेफ्ट, क्यों 2 डिग्री, तो सबसे पहले कार्बोकेटाइन बना, तो ये बन गया CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन और ये CH प्लस और ये CH, तो ये कार्बोकेटाइन बना, ठीक है। और ये जो कार्बोकेटाइन बना है, क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा या नहीं होगा, दिमाग में लगाने बताओ। क्या इसमें 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो सकती है, 2 डिग्री से 3 डिग्री में आना चाहेगा, देखो ये यहां से यहां आएगा, हाइड्राइड शिफ्ट करें। और अगर इसमें 1 2 H माइनस शिफ्ट हो जाए, अगर इसमें 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट हो जाए, तो हम कहेंगे कि 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट के बाद में जो नया कंपाउंड बनेगा वो प्रीवियस कंपाउंड की तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा। यस, ये जो कंपाउंड है ना ये ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि ऊपर वाला 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये वाला 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा है। क्या ये रीअरेंजमेंट करके जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बना लेगा, उसके बाद में यहां पे ऐड होगा Cl-, और अब ये जो Cl- आएगा तो फाइनली जो अल्टीमेट प्रोडक्ट होगा, वो ये होगा, इट इज बेसल प्रोडक्ट, ये मुख्य उत्पाद दिख जाएगा। अब लगाओ मार्कोनिकोव का, हो गए फेल। तो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से, ध्यान से सुनो, मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से जब एल्कीन की अभिक्रिया HX से करवाते थे तो नेगेटिव हिस्सा X- जो है वो डबल बॉन्ड के X- डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाता था जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम हुआ करती थी। तो जो Cl- है वो जाना तो इस कार्बन में चाहिए, लेकिन पता चला कि वो आगे वाले कार्बन पे निकल गए। ये क्या है भाई, ये यहां पे जाना चाहिए था बट ये गया इस पे है, तो ऐसा क्यों? तो इसका रीजन है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास, क्योंकि इसमें क्या हो गया था, रीअरेंजमेंट हो गया था, इस वजह से वो रीअरेंज करके स्टेबल कार्बोकेटाइन में करना पड़ा। तो सर हम क्या करें, हम ये आंसर लिखें या केवल डायरेक्ट यहीं पे सीएल चिपकाएं?
तो ध्यान रखो मार्कोनिकोव का रूल जो था वो थोड़े दिन तो चला, थोड़े दिन तो वो अप्लाई किया गया जब तक कि रीअरेंजमेंट नहीं आया था। लेकिन जैसे ही रीअरेंजमेंट आया तो मार्कोनिकोव ने अपने रूल में कुछ मॉडिफिकेशन की, अपने रूल को थोड़ा मॉडिफाई किया। तो आप हेडिंग लिखे मॉडिफाइड मार्कोनिकोव रूल, मॉडिफाइड मार्कोनिकोव रूल। इसमें लिखो कि जब एल्कीन की अभिक्रिया, अच्छा सर पहले ये तो लिखने दो, तो आप एक काम करो वीडियो को पॉज करके ये सारा चीज एक बार नोट करो जल्दी से, मैं साइड दे रहा हूं आपको, जल्दी से लिख लो वीडियो को पॉज करके। लिख लिया आपने? अब लिखो मॉडिफाइड मार्कोनिकोव रूल, यानी ये जो मॉडिफाई करके उन्होंने रूल दिया वो क्या था। जब एल्कीन की अभिक्रिया HX से करवाई जाती है, जब एल्कीन की अभिक्रिया HX से करवाई जाती है, जब एल्कीन की अभिक्रिया HX से करवाई जाती है तो X माइनस या नेगेटिव हिस्सा, तो नेगेटिव हिस्सा उस कार्बन पे जुड़ता है, तो नेगेटिव हिस्सा उस कार्बन पे जुड़ता है जो, तो नेगेटिव हिस्सा उस कार्बन पे जुड़ता है जो अधिक स्थायी कार्बोधनाइन बनाता है, जो अधिक स्थायी कार्बोधनाइन बनाता है। ठीक, फुल स्टॉप करो। तो ध्यान रखना कि मार्कोनिकोव का रूल, जनरली मार्कोनिकोव रूल क्या है कि नेगेटिव हिस्सा डबल बॉन्ड के उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होती है। लेकिन ये रूल कब फेल हुआ? जब रीअरेंजमेंट आया। तो रीअरेंजमेंट के बाद में जो मॉडिफाइड रूल आया वो क्या है कि नेगेटिव हिस्सा उस कार्बन पे जाएगा जो मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा, जो अधिक स्थायी कार्बोधनाइन बनाएगा। तो जहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसी कार्बन पे Cl माइनस अटैक करेगा और वो मेजर प्रोडक्ट होगा। पहले बड़ी बात। नेक्स्ट एक सवाल और मैं ऐसे ही नंबर 5, चलिए इधर सुनो। अगर मैं कहूं कि यहां पे pH है और CH3, मैं इसको थोड़ा रिराइट, अब आप इधर देखिए। अगर मैं सवाल ये लूं कि एक 5 मेंबर रिंग है और 5 मेंबर रिंग के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है, मतलब डबल बॉन्ड है, इस कंपाउंड की रिएक्शन आपको करवाना है HBr से। क्या आप बता सकते हैं इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? ध्यान से सुनना भाई। इसमें सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज की, और ये तो आपको मालूम ही है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में 2 डिग्री ही बनाएंगे। तो यहां तक आ गया। अब आप मुझे बताओ क्या इसमें रीअरेंजमेंट होगा या रिंग एक्सपेंशन होगा? वो वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख के आओ, और नहीं पढ़ने नहीं पड़ेगा, आपको समझ में नहीं आएगा मुझे। तो रीअरेंजमेंट में एक पॉइंट है रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्ट्रैक्शन। रिंग एक्सपेंशन क्या होता है? जब भी 4 मेंबर रिंग के ऊपर अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव हो या 5 मेंबर रिंग के ऊपर अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव हो, तो उस केस में रिंग एक्सपेंशन होता है। कैसे होता है रिंग एक्सपेंशन? कि जिस कार्बन के आगे जाके पॉजिटिव है उसके जस्ट पड़ोस वाला एक बॉन्ड ब्रेक करना होता है। इस तरह से ब्रेक करना है कि पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव है, यानी ये वाला बॉन्ड इस तरह से ब्रेक करना है। तो ये बॉन्ड जब इस तरह से ब्रेक होगा तो क्या देखना, इस तरह का सिचुएशन क्रिएट हो कि यहां पे एक नेगेटिव बन चुका है, तो यहां पे एक पॉजिटिव बन चुका है, और ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये यू जाके ये यू जुड़ा हुआ है, और यहां पे कौन सा चार्ज है? यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है। जिस कार्बन से आगे जाके पॉजिटिव जुड़ा है उसका जस्ट पड़ोस वाला कोई एक बॉन्ड ब्रेक करना है। इस तरह से ब्रेक करना है कि पॉजिटिव के बगल में पॉजिटिव मिले, यानी इसके बगल में यहां पे पॉजिटिव मिलना चाहिए, यानी ये बॉन्ड उधर इधर भी जाना पड़ेगा ताकि यहां पॉजिटिव बने,
और जैसे ये बॉन्ड उधर गया इधर पॉजिटिव बना, फिर इस पॉजिटिव का और इस नेगेटिव का एक नया बॉन्ड बनता है, और इस पॉजिटिव नेगेटिव का नया बॉन्ड बनने के बाद की जो सिचुएशन है वो कुछ इस तरह की, आप देखें इस पॉजिटिव का और इस नेगेटिव, यहां से ये वाला जो बॉन्ड है, इस पॉजिटिव का और इस नेगेटिव का एक नया बॉन्ड बन चुका है, और इस कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज बचा रह गया। बोलो, इसको अगर आप थोड़ा ढंग से लेके नॉर्मल जो पेंटागन होता है उसकी तरह अगर लेके हेक्सागन की तरह, कितने कार्बन इसमें मिलेंगे? 1 2 3 4 5 6 कार्बन। तो सबसे पहले 6 कार्बन की रिंग बनानी 6 कार्बन की। किसी एक कार्बन पे एक पॉजिटिव बनाओ, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके जस्ट पड़ोस वाले कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप जुड़ा होगा, तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव उसके पड़ोस वाले ग्रुप पे एक मिथाइल ग्रुप बनाओ। हो गया? अब मुझे बताओ क्या इसमें एक बार फिर से हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा? क्या 1 to हाइड्राइड शिफ्ट के बाद में ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन में कन्वर्ट हो जाएगा? देखो ये इस तरह का बन गया, और इसका जो रीअरेंज प्रोडक्ट है ना वो ये है, पहले इस पे रिंग एक्सटेंशन हो यहां तक, फिर रीअरेंजमेंट हो, और अब लास्ट स्टेज में अब यहां पे कौन आएगा साहब? अब यहां पे आएगा Br-, और Br- आकर के अब बना देगा इसका अल्टीमेट प्रोडक्ट। वो उसका आंसर। ज्यादा हो गया आई नो, ठीक है ना? थोड़ा सा वो वीडियो आप दोबारा 1-2 बार देखें, उसके बाद इस सवाल को करें तो शायद हो जाए। ठीक है, ठीक। और कुछ कंटिन्यू करते हैं नंबर 6 से। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 6। एक भी एग्जाम्पल और लेता हूं मैं, ठीक है? आप जरा बताएं कि एक इस तरह का कोई कंपाउंड है जिसमें यहाँ डबल बॉन्ड है और यहाँ पे एक मिथाइल है, ठीक है ना? यहाँ पे तो एक CH3 मैं लिख रहा हूं और यहाँ पे एक CH2 और CH3 लिख रहा हूं, मतलब इथाइल ग्रुप है, और इसकी रिएक्शन करवाना है किससे? इसकी रिएक्शन करवाना है HCl से। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? तो इसमें आप देखिए कि सबसे पहले पाई बॉन्ड को ब्रेक करना है, तो पॉजिटिव यहां पे बना होगा या पॉजिटिव यहां पे बना होगा। तो अगर पॉजिटिव आपने यहां बनाया तो क्या सिचुएशन बनेगा वो हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले आप देखें कि यहां पे एक CH3 है, यहां पे CH2 CH3 है। अगर आपने यहां पे पॉजिटिव बनाया तो कितने अल्फा H होंगे? तो देखो एक यहां पे हो गए, 2 यहां पे हो गए और 2 यहां पे हो, तो 2 2 4 और 1 5 अल्फा H। लेकिन अगर आपने पॉजिटिव यहां पे बनाया तो कितने अल्फा H होंगे ये बताओ? तो उसके से देखो 3 4 5 और एक यहां पे 6 अल्फा H, 2 ये अनस्टेबल हो, और अब यहीं पे Cl- आए और Cl- आकर के फाइनली यहां पे एक तो मिथाइल ग्रुप है, एक क्लोरीन एटम आ गया और यहां पे एक इथाइल एटम। ये इसका अल्टीमेट आंसर हो जाएगा। एक नोट है छोटा सा, अगर आप याद कर सके कि अगर एल्कीन की रिएक्शन HBr से करवाएं और इसको पेरोक्साइड की उपस्थिति में करवाएं, R2O2 की प्रेजेंस में अगर ये रिएक्शन करवाएं तो यहां पे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ को हम M के डबल रूल बोलेंगे शॉर्ट में, ठीक है ना? एंटी मार्कोनिकॉफ यानी मार्कोनिकॉफ का जस्ट रिवर्स। मार्कोनिकॉफ के हिसाब से Br- इस कार्बन पे जाना चाहिए जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या कम होगी, लेकिन इसके केस में Br उस कार्बन पे जाएगा जिसपे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होगी। मतलब मार्कोनिकॉफ रूल का जस्ट अपोजिट काम करना है आपने, ठीक है? ध्यान रखिए, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल और केवल कब लगेगा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल केवल और केवल HBr के केस में काम करेगा, और HBr में भी कब करेगा? जब उसके साथ R2O2 दिया होगा। अगर HBr के साथ में R2O2 दिया हुआ है तभी उसमें एंटी मार्कोनिकॉफ रूल काम करेगा, अदरवाइज वहां एंटी मार्कोनिकॉफ रूल नहीं लगेगा, ठीक है ना? अब मुझे आप ये अभी ना मुझे कि सर इसमें ही क्यों लगा और इसमें क्यों लगा और HBr में ही क्यों लगा, ठीक है ना? और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्यों आया और HBr में क्यों आया? दो सवाल है, लेकिन इन दोनों का कभी बाद में हम डिटेल में बात करेंगे। अभी आप इस लेवल पे मुझे ये ना पूछे, कभी डिटेल में बात करेंगे, ठीक है ना? मौका मिला तो फिलहाल आप देखिए कि जो HBr है और R2O2 है उसके केस में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। अगर मैं एक एग्जांपल लूं जैसे कि CH3 ठीक है, और यहां भी CH3
और CH डबल बॉन्ड देन CH2। इसकी रिएक्शन अगर आपको केवल HCl से करवानी है, केवल HCl से आपको पूछा तो क्या सबसे पहले यहां कार्बोकेटाइन बनाओगे, और जो कार्बोकेटाइन बनेगा आप देखिए ध्यान से, जो कार्बोकेटाइन यहां बनने वाला है क्या उस कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट भी हो जाएगा और एक 1,2 मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, और 1,2 मिथाइल शिफ्ट के दौरान यहां पे क्या बन जाएगा, यहां पे ये पॉजिटिव यहां पे आ गया और इस कार्बन पे एक CH3 कन्वर्ट हो गया इस तरह से। तो आप देखिए कि HCl के साथ यहां पे पॉजिटिव चार्ज आए क्योंकि यहां पे रीअरेंजमेंट भी हुआ है, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो यहां पे क्या आ गया, Cl आ गया और यहां पे CH देन CH3 और CH3। लेकिन अगर इसी कंपाउंड की रिएक्शन अगर HBr से होती, नहीं, अगर इसी कंपाउंड की रिएक्शन HCl से होती और यहां पे मान लो कि R2O2 भी दिया होता, मैं कह रहा हूं तब भी केवल यही आंसर आता, ठीक है ना। क्यों आता, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोव रूल केवल कब लगता है, HBr की केस में, और HBr में भी तब जब उसमें R2O2 दिया हो, अदरवाइज हर जगह आपको क्या लगाना, मार्कोनिकोव, ठीक है। और जहां रीअरेंजमेंट की संभावना है वहां रीअरेंजमेंट भी करवाना है। अगर मैं कहूं कि यहां पे HBr है, केवल HBr लिखा होता तो आंसर क्या होता, तो HBr में मार्कोनिकोव रूल लगता, रीअरेंजमेंट भी होता, कार्बोकेटाइन भी बनता और फाइनली Cl की जगह Br आ जाता। तो आप कहते कि यहां पे Br कनेक्ट हो गया है और यहां पे CH देन CH3 और CH3। और अगर यहां पे HBr होता और HBr के साथ में अगर R2O2 होता, यहां पे एंटी मार्कोनिकोव, HBr के साथ अगर R2O2 भी दिया है तभी एंटी मार्कोनिकोव रूल लगेगा और उसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाना, आपको सीधा बताना है कि Br उस कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा होगी। इन्हीं मार्कोनिकोव रूल का जस्ट रिवर्स काम करना है। तो इसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा CH2 देन CH2 और इस कार्बन का आ गया, यानी एंटी मार्कोनिकोव रूल केवल एक ही जगह काम करता है, कब, जब HBr दिया हो और R2O2 भी उसके सामने दिया हो। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सेकंड एडिशन ऑफ H2।